सुप्रिया, ये लो जाओ, फटाफट से ये कॉफी पिंकी को दे आओ, मैं पराठे बना रही हूँ। नहीं नहीं आयुषी भाभी, मुझको उस खड़ूस ननद के कमरे में मत भेजो, मैं पराठे बना देती हूँ, ये कॉफी आप दे आओ प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। तभी बड़ी भाभी आयुषी कॉफी लेकर पिंकी के कमरे में आती है, जहां ननद बिस्तर में पड़ी पड़ी कानों में हेडफोन लगाए तेज तेज गा रही थी। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आयुषी कमरे के चारों तरफ नजर मारती है। कमरे में बहुत गंदगी मची हुई थी, जिसे देखकर वह बुदबुदा उठी। हे भगवान, ये कामचोर घर के कामों में तो हमारा हाथ बंटवाती नहीं है, इससे इसका कमरा भी साफ नहीं होता। देखो तो हर जगह कूड़ा मचा रखा है, जैसे कि हम भाभी इसकी नौकरानी लगी हुई हैं। तभी पिंकू लड़ाकू लहजे में बोलती है, अरे बड़ी भाभी, नाश्ता ले आई हो तो दे भी सकती थी ना, वैसे क्या बनाया नाश्ते में? अरे मुंह में दही जमा रखी है क्या, कुछ बोलोगी भी? जी ननद जी, नाश्ते में आलू पालक की सब्जी और पराठे बनाए हैं। ये सुनते ननद नखरे करने लगती है। आलू पालक भी कोई सब्जी है? पता नहीं माँ भी कैसी गंवार भाभी ढूंढ कर लाई है, सब्जी का कॉम्बिनेशन करना भी नहीं आता इनको। ताने तो ऐसे सुनाती है जैसे हमारी सास यही लग रही हो। पता नहीं कब जाएगी अपने ससुराल, और जाए तो बस ननद तुम मायके मत आना। कॉफी देकर आयुषी कमरे से बाहर आ जाती है। दोनों भाभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। तभी बातों ही बातों में मंजुली भाभी तीनों भाइयों और सास शोभा के बीच ननद की शादी की बात छेड़ती हैं। मम्मी जी, गौरव जी, अब तो पिंकी ननद जी की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम ननद जी की शादी करवा दें। मंजली भाभी, आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी पड़ी है, मुझको घर से भगाना चाहती हैं? तौबा तौबा ननद जी, अरे ये तो आपका अपना घर अपना मायका है, और शादी के बाद भी कौन सा आपसे छिन जाएगा। आपका जब मन करे मुंह उठाकर चली आना, मेरा मतलब आ जाया करना। तेरी भाभी बात ठीक कह रही है पिंकी। बेटी, अब तेरी उम्र अपना घर बसाने की है, और वैसे भी तेरी उम्र की तेरी सब सखी सहेलियों की शादी हो गई है। सिर्फ शादी ही नहीं सासू माँ जी, इनकी सारी सहेलियां बाल बच्चे वाली भी हो गई हैं, और लड़कियों को टाइम से शादी करके अपने ससुराल चले जाना चाहिए। ओफो भाभी, आप दोनों तो नहा धोकर मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गई हो, लेकिन अभी 2-4 साल तक मैं शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी अभी तो मुझसे बड़े ऋषभ भैया कुंवारे हैं, करवा दो उनकी शादी और तीसरी भाभी ले आओ। सुप्रिया और आयुषी के लाख बाद भी वह ननद को शादी के लिए राजी नहीं कर पाती, और शोभा अपने तीसरे बेटे ऋषभ की शादी रैना से करवा ले आती है, जहां आयुषी आरती उतारती है। आइए आइए हमारी प्यारी देवरानी जी, आपका स्वागत है। ससुराल में पहले दायां पैर अंदर लाइए। जी जेठानी जी। वारी जावा, देवर जी की तो किस्मत खुल गई, देवरानी जी तो बला की खूबसूरत है। रैना की तारीफ सुनकर पिंकी चिढ़कर कहती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, आप दोनों छोटी भाभी की तो ऐसे तारीफ कर रही हैं जैसे कि भाभी नहीं आलिया भट्ट आई हो। हाँ नहीं तो। अपनी ननद का चिड़चिड़ा बर्ताव देखकर रैना दंग रह जाती है। ननद जी को क्या हो गया, ये क्यों जले पापड़ सी हो रही है? तभी बात काटते हुए शोभा कहती है, अरे छोटी दुल्हन, पधारो, घर के अंदर पधारो, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो। ऋषभ, बहू को ले जा। जी माँ, चलो रैना। तभी पिंकी कमरे के दरवाजे पर दही की तरह जम जाती है और घमंड में ऐठती हुई कहती है, ऐसे सूखे सूखे कहाँ चली छोटी भाभी, चलो चलो मेरा नेक तो निकालो। हाँ हाँ देती हूँ। रैना 501 रुपए निकालकर ननद को देती है, तो उसे मुंह बनाते देखकर सुप्रिया हंसते हुए कहती है, आयुषी जेठानी जी, हमारी ननद का मुंह तो देखना जरा, एकदम सड़े बैंगन के जैसे बना रखा है। चुप हो जाओ देवरानी जी, वरना अगर चिड़कोली ने देख लिया तो लगे हाथ हमारी भी रिमांड ले लेगी। पता नहीं कब जाएगी ये अपने ससुराल, और बस ये ननद मायके मत आए। तभी पिंकी भड़क जाती है, ये क्या दे रही हो रैना भाभी, इतना महंगा लहंगा पहना है, लेकिन इकलौती ननद को बस 500 का सबसे छोटा पत्ता पकड़ा रही है। बड़ी कंजूस मक्खी चूस निकली हैं आप तो। मेरे भैया की तो जेब खाली करवा दी होगी, अपनी बहनों को जूता चुरवाई दिलवाकर। अरे पिंकी, जाने भी दे, मुझसे ले ले, कितने चाहिए? नहीं, रहने दो भैया। ननद का नकचड़ा बर्ताव देखकर रैना का भी पारा चढ़ जाता है। तभी आयुषी कहती है, कोई बात नहीं देवरानी जी, जाने दो, हमारी ननद का गुस्सा जरा तेज है। पर ये कोई तरीका थोड़ी है जेठानी जी,
और ये छुरी जितनी तेज जुबान केवल मायके में चल रही है, ससुराल में नहीं चलेगी। तभी मुंह बनाकर सुप्रिया ने कहा, सारा चक्कर तो वही है, हम तो इस ननद को कब से ससुराल से भगाना चाहते हैं। एक नंबर की नखरीली, घमंडी और अकड़ू है ये। बस एक बार इसका रिश्ता लग जाए और ये ससुराल चली जाए तो मैं भगवान को 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। ये सुनकर रैना मुस्कुराने लगती है। जेठानी जी, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं पक रही, बल्कि शादी के लड्डू फूट रहे हैं। कान इधर लाइए। रैना आयुषी और सुप्रिया के कान में कुछ फुसफुसाती है। अगले दिन सुप्रिया फोन पर काफी तेज तेज बात करते हुए कॉफी लेकर ननद के कमरे में दाखिल होती है। क्या कहा आपने? मासी जी, चंदा की शादी इतने अमीर परिवार में हुई है? अच्छा, लड़का लाखों में कमाता है और हनीमून के लिए पेरिस गए हो? वैसे सही है, मासी शादी के मजे तो चंदा लूट रही है। सो तो है, टाइम से शादी कर लेना ही ठीक है, वरना क्या पता 25 की उम्र में भी बाल पक जाएं। ये लो ननद जी, कॉफी लाई हूं। सुप्रिया ननद के आगे कॉफी रख कर चली गई। पिंकी बिस्तर से उठकर शीशे में खुद को गौर से देखने लगी। भाभी ने मुझको टेंशन में डाल दिया। कहीं मैं भी मायके में बैठी बैठी बुढ़िया ना हो जाऊं। मुझको भी शादी कर लेनी चाहिए, पर फिर सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, बर्तन घिसना, नो वे। मैं इन सारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। पिंकी की ये बातें दरवाजे और खिड़की के पीछे खड़ी उसकी भाभी कान लगाए सुन रही थी। अच्छा, तो ये माजरा है हमारी ननद के ससुराल ना जाने के पीछे, लेकिन मैं भी इसे ससुराल भेज कर रहूंगी। पिंकी परेशान होकर किचन में खाना बना रही तीनों भाभियों के पास आती है। तभी उसे टेढ़ी नजर से देखकर रैना शादी की बात शुरू कर देती है। वैसे बड़ी जेठानी जी, पहले मुझे ससुराल से डर लगता था, लेकिन शादी के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो एकदम घुल मिल गई। अरे देवरानी जी, ससुराल लड़की का अपना घर होता है और शादी का लड्डू तो जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। लेकिन मेरी मानो तो टाइम से शादी कर लेने में ही समझदारी है, वरना जवानी ढल जाने के बाद लड़के नहीं मिलते। ये सोचकर पिंकी शादी के लिए राजी हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। ये सुनते ही तीनों भाभियों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह ताली मारती हैं। हमारा प्लान कामयाब हो गया, अब बस इस घमंडी नंद की विदाई करानी है। बस फिर ननद तू मायके मत आना। शोभा और तीनों भाभी भी अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढने लगती हैं और अनमोल नाम के लड़के से रिश्ता लग जाता है। थोड़े दिन में शादी की तैयारी और गीत संगीत शुरू हो जाता है। तीनों खूब ठुमके लगाते हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। अरे भाभी, ये क्या गा रही हो? अरे आज मैं दिल खोलकर नाचूंगी। बड़ी मुद्दतों के बाद तो जाकर हमारी नकचढ़ी ननद की शादी के लिए वो राजी हुई है। सालों से खून पी रखा है, अब इसकी सास इसका खून पिएगी। बस ये मुड़कर मायके ना आए, वरना फिर जीना हराम करेगी। देखते देखते शादी वाला दिन आ गया। तीनों भाभियां अपने हाथों से इकलौती ननद को दुल्हन बनाती हैं, लेकिन विदाई की घड़ी आते आते उनका मन भर जाता है। सगे रिश्तों की पहचान यही तो होती है। भाभी, आप रो रही हैं? नहीं तो, वो बस तुम इतनी प्यारी लग रही हो ना, इसलिए आंख भर आई। सच कहूं तो मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम विदा होकर अपने ससुराल चली जाओ और कभी मायका मत आओ, और अब जा रही हो तो बुरा लग रहा है। भाभी, मैंने भी तो आपको बहुत सताया, फिर भी आप लोगों ने मेरे नखरे उठाए। पता नहीं ससुराल में मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम बस प्यार से सबके दिल जीत लेना। इतने में तीनों भाई अंदर आते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू भरे थे। चल बहना, तेरी बारात आ गई है। तीनों भाभी ननद को मंडप में लाकर बिठाती हैं, जहां बड़े धूमधाम से उसकी शादी और विदाई हो जाती है। और पिंकी अपने ससुराल की गृहस्थी में इस तरह उलझ जाती है कि अब चाहकर भी भाभियों के चाहने और बुलाने से ननद मायके नहीं आ पाती। इसलिए जो रिश्ते आपको तोहफे में मिले हैं उसकी कदर करना सीखिए।